हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। आज डेट है 16 ऑफ मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। देखिए, पहले हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज में आज क्या क्या देखिए बात करते हैं। देखिए, पहला ये आर्टिकल आया है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी क्लीन एयर देखने को मिल रहा है, तो उसमें काफ़ी एक पॉजिटिव आउटकम चाइना में देखने को मिला है। तो उसको देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा नज़र डालेंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पर देखिए, जो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन ये जो डिबेट चल रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अभी बात की जा रही है कि कैसे फ़्लाइट को रिज्यूम करना है, वापस से फ़्लाइट चालू करनी है, तो ये थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। तो उस बारे में ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं, तो उसको देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब इस लॉकडाउन में जहाँ एक तरफ सभी फिजिकल चीज़ें बंद हो चुकी हैं, वहीं अभी कोर्ट्स की बात की जा रही है कि कैसे कोर्ट्स के बाद अदर ऑप्शन है, क्या इसको वर्चुअल में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिटर्न सबमिशन, आर्ग्यूमेंट ओवर फोन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाले सेक्शन से। देखिए, अभी जहाँ एक तरफ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में कमी आई है। लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बंद हुई है, लेकिन लोगों ने व्हीकल इस्तेमाल करना, किसी को कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है। तो व्हीकल का यूज़ कम हो गया है, इसलिए आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम्स हैं उनके बर्निंग कम हो गए हैं, तो काफ़ी क्लीन एयर देखने को मिल रहा है, पोल्यूशन गिर गया है। तो इसकी वजह से ये देखने को मिला है कि अभी चाइना में काफ़ी जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। और जो पोल्यूटेंट होते थे हवा में, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM2.5 है, PM2.5 क्या, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है। ये एक और होता है, PM10 होता है एक, लेकिन ये 2.5 वाला ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो ये आसानी से हमारे लंग्स तक चले जाता है। PM10 कंपैरेटिवली बड़े साइज़ का होता है, इसलिए ये कंपैरेटिवली मुश्किल से जाता है। ठीक है। तो अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और PM2.5 है, इसकी काफ़ी कम मात्रा पाई गई है। तो काफ़ी रिसर्च देखा गया है कि जितने लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं, उससे बहुत कम लोग अभी, क्योंकि पहले काफ़ी लोग मर जाते थे एयर पोल्यूशन से, जितने कोविड से मर रहे हैं। तो अभी देखा गया है कि कोविड के जो लॉकडाउन का बेनिफिट ये हो रहा है कि पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है। ठीक है। तो काफ़ी डेथ डेथ में रिडक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ये पेंडेमिक फेस कर रहे हैं हम, इसमें जो स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, ठीक है, तो उसमें पॉलिसी मेकर्स को बहुत सारे पॉइंट के ऊपर विचार करके फिर इसको लॉकडाउन अनलॉकडाउन के ऊपर जो भी फैसला लेना है वो लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ बात किया जा रहा है कि कैसे सभी जो माइग्रेंट लेबर है अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं, सब पैदल ही निकल गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्लस्टर्स किस तरीके से एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा सिचुएशन हो गया है। आपने देखेंगे बहुत सारे फोटोज की कैसे लोग ट्रक्स में भर भर के जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक सुपर स्प्रेडर का इवेंट हो जनरेट हो सकता है। सुपर स्प्रेडर क्या है? देखिए, सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है, तो ठीक है, तो इसके इसके थ्रू बहुत सारे लोग को फैल रहा है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज एक सुपर स्प्रेडर। ठीक है। मतलब इसने बहुत सारे लोग को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर अगर कोई भी एक दो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो, तो कितने लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट में आ सकता है। ठीक है। तो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट क्रिएट हो सकता है। अगर आपको अनलॉकडाउन या फिर लॉकडाउन को रिलैक्स करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है, इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमें खुद को पूछने हैं। देखिए, इज देयर कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द रेट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, क्या अगर रेट्स कम हो रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, पेशेंट्स कम आ रहे हैं। ठीक है। पिछले 14 दिन का हमें रिकॉर्ड देखना है। क्यों? क्योंकि 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, 14 दिन में ही हमें देखने मिलता है कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। ठीक है। और फिर दूसरा सवाल ये पूछना है कि इज देयर कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द रेट ऑफ डेथ, क्या डेथ्स में कमी देखने को मिल रही है। आर देयर स्पाइक इन द नंबर ऑफ द डेथ, ठीक है, क्या नंबर ऑफ डेथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहे होंगे फिर तो कोई चांस ही नहीं कि लॉकडाउन खोला जाए। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है। और ये भी देखना है कि क्रेमेशन और बरियल ग्राउंड से रिलेटेड क्या इन्फेक्शन फैल रहे हैं, क्योंकि क्रेमेशन का रिंग बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं कि लोगों को डेथ के बाद ना बरी करने दिया जा रहा है, ना क्रीमेट करने यानी ना जलाने दिया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को डर है कि इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उसका भी क्वेश्चन को आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या इसका क्या कनेक्शन है। ठीक है। इज देयर एनी राइज इन द एमरजेंस ऑफ द न्यू कोविड केसेस, ठीक है, क्या नए केसेस आ रहे हैं पिछले 14 दिनों में इन डिफरेंट एरिया ऑफ द सिटी। ठीक है। सभी एरिया ऑफ द सिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, सैंपल साइज लेना पड़ेगा हर एक सिटी से। ठीक है। मिनिमम 40% ऑफ द ICU बेड, हाँ, क्या हमारे पास वैकेंट है। ठीक है। 40% ऑफ द ICU बेड जो हॉस्पिटल्स में है उसकी अवेलेबल रहना चाहिए, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है। ड्यूरिंग द रिलैक्स लॉकडाउन पीरियड देयर शैल बी एरिया वाइज वेल लेड आउट सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग पॉलिसी। ठीक है। अगर लॉकडाउन रिलैक्स कर रहे हो तो वहाँ पे सैम्पलिंग के फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, टेस्टिंग पॉलिसी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है।
और ताकि जो वल्नरेबल कैटेगरी है उनको टेस्टिंग वगैरह हम काफ़ी उस एरिया में काफ़ी ढंग से कर सकें, और एक हमें पर्टिकुलर सही डाटा मिल सके, ठीक है। और देखिए एक 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 क्वेश्चन हमें ये भी पूछना है कि इज देयर डिक्लाइन इन दी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कि आपको खांसी जुकाम फ्लू जैसे जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी इलनेस है, क्या उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, क्या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी लाइक जो भी इन्फेक्शन है क्या उसमें रिडक्शन देखने को मिला है, ये भी हमें पॉइंट कंसीडर करना होगा। आर देयर सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, क्या क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है अवेलेबल बराबर, ठीक है, वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर केसेस ज़्यादा मिलते हैं क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। इज देयर सफिशिएंट इन्वेंट्री प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट हेल्थ वर्कर को जो चाहिए पीपीई वगैरह मास्क वगैरह उनकी सप्लाई हमारे पास बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके ही फिर आपको आगे किस तरीके से लॉकडाउन को रिलैक्स करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे थोड़ा बहुत लेके चलना है आगे, उसके ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये था उस आर्टिकल में। अब देखिए बात की जा रही है यहाँ पर कि इफ फ्लाइट रिज्यूम स्टडी एस्टिमेट आउटब्रेक रिस्क, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है जितने भी केसेस आ रहे हैं मोस्टली आप देखेंगे तो जो R0 नंबर होता है यानी R0 नंबर, ये क्या है, रिप्रोडक्शन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पे ही पाया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हुबई जो एयरपोर्ट है वहाँ पाया गया है। फिर हमने देखा कि इंडिया की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी दिल्ली का एयरपोर्ट है, ठीक है, बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर R0 नंबर थोड़ा ज़्यादा पाया गया है, क्यों, क्योंकि लोग काफ़ी आप कह सकते हो हॉटस्पॉट वाली जो कंट्रीज़ है वहाँ से आते हैं, और फिर उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्टेड हैं और फिर उनसे इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आंकड़े दिए हैं कि नई दिल्ली का जो आप कह सकते हो नई दिल्ली एयरपोर्ट का R0 नंबर 0.4 है, मुंबई का 0.44 है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो काफ़ी रिस्की है, तो आपको सोच समझ के ही आप कह सकते हो कि एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़, फ्लाइट की फैसिलिटीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों, क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे असिम्टोमेटिक भी जो होते हैं उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो असिम्टोमेटिक है तो टेम्परेचर दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो वो हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उससे वो लोग छूट जाते हैं और फिर जाके सोसाइटी में वो स्प्रेड कर सकते हैं वायरस को। अब देखिए यहाँ पे अभी एक ट्रांजिशन ये देखने को मिल रहा है कि जो कोर्ट्स हैं उसको वर्चुअल कोर्ट्स में कन्वर्ट होते हुए हम देख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कैसे कोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फैसले सुन रहे हैं, जो फाइल्स हैं वो ईमेल्स के थ्रू ली जा रही है, ठीक है। तो क्या ये एक नया न्यू नॉर्मल बन सकता है आने वाले समय में? क्या हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो केसेस हैं उनको लड़ सकते हैं इससे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जनता है उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जो दूर दूर रहते हैं उनको फिजिकली ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो वहाँ पे रहने का खर्चा है वो सब बचेगा, ठीक है। और जो पेंडेंसी रेट है केसेस की वो भी कम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होने लगेंगे केसेस के, लोगों का विश्वास जस्टिस में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक बात अभी बताई गई कि ऑनलाइन हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंडिया में भी बहुत सारा भी जगह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बहुत सारी जगह तो पहले से ही चालू है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चालू है, हाई कोर्ट में चालू है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। अभी वर्चुअल कोर्ट्स इन अदर कंट्रीज, तो बहुत सारी अदर अदर कंट्रीज हैं, ठीक है, ब्राज़ील है, यूके है, रशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, ठीक है, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर वर्चुअल कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। जो जूम एप्लीकेशन होता है उसके तहत वो क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और फैसला लेते हैं। अब देखिए अदर्स मीन्स क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा और कोई सोर्सेस हैं तो देखिए फ़ोन पे बात की जा सकती है, ठीक है। ऐसा भी यूएस ने किया है, फ़ोन पे उसने केस सुन के सॉल्व किया है। फिर नॉर्वे में रिटर्न सबमिशन देते हैं, ठीक है, यानी लिख के लेटर टाइप देते हैं। इस फ्यूचर वर्चुअल, देखिए बोला जा रहा है क्या फ्यूचर वर्चुअल है, तो देखिए बहुत सारे जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर से कर लेना चाहिए, और एक बहुत बड़ा फ्यूचर में ज़रूर इसका रोल रहेगा, फ्यूचर आप कह सकते हो वर्चुअल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो एक्सप्लेन पेज में इतना ही था आज, इतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं जिसको डिटेल में कवर करना चाहिए। मेन एक इम्पॉर्टेंट ये था, ये कंसेप्ट अच्छा खासा था कि वर्चुअल कोड या फिर ई कोड आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं कि जो एडिटोरियल वाला पेज है और जो ओपिनियन आइडिया वाला पेज है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले ओपिनियन वाला एडिटोरियल वाला पेज देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एडिटोरियल है, पहला बताया जा रहा है अभी जो फार्म सेक्टर में जितने भी रिलीफ अभी दिए गए हैं, जो थर्ड ट्रेंच ऑफ दी आत्मनिर्भर भारत में दिया गया है, ठीक है। और ये कश्मीर के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये तो हो गया। और ये देखिए बैक ऑन द मूव, ये किसके बारे में बताया गया है, तो ये बता रहे जो भी ट्रांसपोर्टेशन वापस से नॉर्मल करने की बात की जा रही है उसके बारे में बात की गई, तो उसमें देखेंगे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या कैसे करना चाहिए। यहाँ पे नेहरू लियाकत अली पैक्ट यानी पास्ट के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान की एक पैक्ट साइन किया था कि इंडिया रिलेशंस कैसे लेके चलने हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे।
अब ये देखिए पुलिस के बारे में बात की गई कि पुलिस की इमेज पहले कैसी थी, अब कैसी है, कैसे पहले पुलिस लाठी लेके चार्ज करती थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको यहीं पे बता देता हूँ कि कैसे पुलिस पहले लाठी लेके डायरेक्ट चार्ज करती थी, लाठी चार्ज मारती थी। ठीक है, हमने जैसे देखा स्टार्टिंग में लॉकडाउन के, अभी तो लाठी चार्ज वगैरह कम हो गए हैं। हम देख रहे हैं पुलिस कैसे लोगों की मदद भी कर रही है, कैसे किसी का बर्थडे है तो केक ला के दे रही है, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छी इमेज निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बैक ऑन द मूव, ये आर्टिकल क्या कहता है। देखिए ये आर्टिकल कह रहा है कि अभी कैसे हमने देखा है कि काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन को वापस चालू करने की बात की जा रही है। दिल्ली में जो मेट्रोज हैं वो भी चालू करने की बात की जा रही है, बहुत सी जगह ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है। तो इसको आपको बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में लेके चलना होगा, बहुत ही सोच समझ के चालू करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे इसमें मेंटेन करनी होगी वो भी सोचना होगा। अगर उस ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो मीन्स की अगर फैसिलिटी या फिर उसमें आप 100 लोग को ले जा सकते हो तो सिर्फ 50 लोग को ले जाइए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स लेके आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर से इंश्योर करके ही चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, उस बारे में आर्टिकल बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रीइंग द फार्म, द गवर्नमेंट मूव टू अमेंड द लॉ होल्डिंग बैक एग्रीकल्चर आर वेरी वेलकम। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो थर्ड ट्रेंच ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, इसमें क्या किया, जो एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होते हैं जो हम एग्रीकल्चर के साथ करते हैं, जैसे कि फिशिंग हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एपीकल्चर हो गया, पीसीकल्चर हो गया। ठीक है, वो तो फिशिंग में आ गया पिस्टिकल्चर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तो लिए अभी थर्ड ट्रेंच में काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें की गई हैं। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसको भी अमेंड किया गया है अभी। ठीक है, पहले क्या होता था, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसको उस ज़माने में बनाया गया था जब स्कार्सिटी ऑफ दी रिसोर्स हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स नहीं है, हमारे पास अनाज अच्छा खासा है। तो आज के टाइम से हमें इसको लेके चलना होगा। ठीक है, तो पहले रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप कितना स्टॉक कर सकते हो, अब उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, और पहले जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी फार्मिंग सेक्टर में आने में काफ़ी अड़चने हुआ करती थी, क्योंकि डिसइंसेंटिवाइज किया जाता था कि वो इन्वेस्टमेंट ना करे फार्म सेक्टर में, वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि काफ़ी गैप सा बना हुआ था फार्म और आप कह सकते हो कि फूड मार्केट में। ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया है फूड आइटम, जैसे कि जो सीरियल है, एडिबल ऑयल्स है, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटोज हैं, इनको क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है कि अब इनके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप स्टॉक कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप इनकी रेटिंग्स भी अपने हिसाब से लगा के जाके कोई भी मंडी में बेच सकते हो या डायरेक्ट रिटेलर से बात कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपको एपीएमसीज में ही, आपको अभी जो कंडीशन चल रही थी कि आपको एपीएमसीज में ही जाके बेचना है। एपीएमसीज क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेचना है, फिर ये आपको एक अच्छा खासा प्राइस दे देते हैं। ठीक है, फिर ये जाके आगे आप कह सकते हो रिटेलर को बेच देते हैं। लेकिन अभी क्या, आप कहीं पे भी बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा फार्म टू फोक चेन, फार्म टू फोक चेन स्ट्रेंथन हो गए, और बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है वो खुल सकती हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है दूसरे दूसरे लोगों को। तो एक बहुत ही आप कह सकते हो एक बढ़िया सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट को द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये वाला आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये जो आर्टिकल है कश्मीर के बारे में, इसमें भी हमने देख रहे हैं कि कश्मीर में हमेशा से टर्मोइल कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी वहाँ पर रिसेंटली केस चल रहा है 4G का, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे 5 अगस्त 1929 को वहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ 370 एंड आप कह सकते हो कि डिलीशन ऑफ दी 35A की 35A को पूरा डिलीट कर दिया था और 370 को डाइल्यूट कर दिया था। ठीक है, तो अभी वहाँ पे बात किया जा रहा है कि 4G का इंटरनेट एक्सेस है नहीं कश्मीर में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि यहाँ पर अलाउ किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 2G तक ही अलाउड रहेगा। अगर 4G अलाउ कर देंगे तो हो सकता है पाकिस्तान के जो भी मिलिट्री है, जो भी आप कह सकते हो टेररिस्ट हैं, तो वो गलत इस्तेमाल करे। यहाँ पर हो सकता है कुछ इंटरनेट का यूज़ करके वो मैसेज ट्रांसमिट अपने जो उनके टेररिस्ट ग्रुप हो सकते हैं, मैसेज वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में उनको मदद मिल सकते हैं। फिर बहुत सारे जो मिलिटेंट कश्मीर में छुपे होते हैं वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 4G को बैन किया गया है। लेकिन इसका अगर आप देखें तो पब्लिक को इसका
खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ना एजुकेशन ले पा रही, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की डेट में ई लर्निंग हो चुका है सब कुछ एजुकेशन, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं एक तरफ पूरा देश इसका बेनिफिट उठा रहा है, तो दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोग इससे वंचित हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। और एक चीज़ ये देखने को मिली थी, हमने देखा था कि कैसे बीच में जो यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं उनको कैसे कश्मीर में लाके घुमाया गया था और बोला गया था देखिए यहाँ पे सब कुछ पीस है, सब कुछ स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो यूएपीए एक्ट है, ये लगा दिया जाता है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। अगर जर्नलिस्ट कुछ भी आप कह सकते हो जर्नलिज्म को सही तरीके से लेके चल रहे हैं, या कोई भी आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक बात देखने को मिल रही है। और देखिए इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ही किया गया है कि गवर्नमेंट का ये अच्छा स्टेप नहीं है कश्मीर को लेके चलने का। और कश्मीरी पंडित की बातें की गई है कि आप कश्मीरी पंडित का इशू लेके रेज करते हो कि हम इनको भी राइट्स दिलाएंगे, और एक थोड़ा सा कम्युनलिज्म की भावनाएं लोगों में जगा रहे हो कि कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, अब इनको हम राइट्स दिलाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम इधर हो जाता है। तो ये एक चीज़ की बात की गई है। और बताते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, वहाँ पर हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन क्या फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें चलती जाएंगी और कब तक चलेंगी, ठीक है। सिर्फ रिटेलिएशन ही तो एक सही तरीका नहीं है। एक मिनट। हम्म, सिर्फ रिटेलिएशन एक सही तरीका तो नहीं है चीज़ों को सॉल्व करने का, क्योंकि कब तक हम रिटेलिएट करेंगे, हमें इसका कुछ सॉलिड सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को बैक टू द नॉर्मल लाए और वहाँ की पब्लिक को भी एक नॉर्मल तरीके की लाइफ मिल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है नेहरू लियाकत पैक्ट की। तो देखिए यहाँ पे बोला गया जो नेहरू लियाकत पैक्ट है 1950 में साइन किया गया था। उस समय इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी की भावना नहीं थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तब हमारा सब इन दोनों ही जो लीडर्स थे इनका यही मानना था कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अच्छा खासा लाइफ मिल सके, ठीक है, जो उनको इक्वालिटी मिल सके, इक्वल सिटीजनशिप मिल सके। तो इस तर्ज पे ये पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है। लेकिन हमने आगे चल के देखा कि जो नाइदर जो बिहारी मुस्लिम थे या फिर जो नॉट द उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम ऑफ कराची, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाया था। ये भी एक चीज़ हमने देखी थी कि नाइदर द मुस्लिम बिहारी मुस्लिम ऑफ बांग्लादेश नॉर दी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम ऑफ द कराची, ठीक है, ये एक दिक्कत देखने को मिली थी। और इसमें बोला गया है लुक एट वॉट लियाकत नेहरू पैक्ट प्रॉमिस, ठीक है, बोथ द गवर्नमेंट solemnly agreed that each shall ensure to the minorities throughout this territory complete citizenship, यानी सबको बराबर सिटीजनशिप irrespective of the religion, property and personal honor, freedom of occupation, speech and worship, ठीक है, ये सब मिलने की बात की गई थी। और अगर हम आगे देखो तो देखिए यहाँ पे बात की गई है इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया है। इसमें ही हमने देखा था कि कैसे वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे जो इंडस झेलम चिनाब है, ठीक है, ये जो वेस्ट की तरफ नदियाँ हैं ये सारी, तो इनका 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% भारत इस्तेमाल करेगा। और जो रावी ब्यास और सतलज है, रावी ब्यास और सतलज, इसका 80% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 20% हम इसको दे देंगे पाकिस्तान को, ठीक है। तो ऐसा ट्रीटी साइन हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में, तो उसका भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी नेहरू लियाकत अली पैक्ट के बारे में। तो काफ़ी बढ़िया था, उस टाइम पे इतनी एनिमोसिटी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। आइडिया पेज पे जो ओपिनियन वाली बातें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो क्राइसिस दो लेसन की बात की गई है। जो हमने देखा था 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और अभी क्या चल रहा है 2020 में चल रहा है कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये दो क्राइसिस हैं और दो लेसन है, ठीक है। इसमें दो लेसन क्या है, जैसे कि 2008 की बात की कैसे हमारा ग्रीड काफ़ी हमें एक बड़े विल लीड टू ओनली ब्रिंग टीयर्स, ठीक है, जो हमारी ग्रीड थी वो सिर्फ आंसू लेके आया। और जो कोविड ये हमें एक लेसन दे रहा है कि नेचर इज़ बिगर देन फोर्स ऑफ दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप कितना भी साइंटिफिकली ग्रो कर जाओ लेकिन नेचर से कभी भी बैटल नहीं कर सकते हो, आपको नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें बताई गई है। और इसमें चार डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो उसको भी कंसिडर करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हमने देखा था, बट दैट नॉट दी ओनली फैक्टर। कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस से सिर्फ वो जो फाइनेंस वाली बातें हैं सिर्फ वही डिफरेंट नहीं करती हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें पहला डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो बताया गया है कि
ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो ओरिजिनेट हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर में, और जो बैंकिंग सेक्टर उसमें जनरेट हुआ था। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये एक हेल्थ वाला क्राइसिस है, ठीक है। हेल्थ की वजह से इकोनॉमी इसमें डाउन हो रही है। लेकिन जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो एक प्योरली फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ड क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखिए बोला गया है द विच ओरिजिनेट इन द फाइनेंशियल स्प्रेड टू द रियल इकोनॉमी, ठीक है। ओरिजिनेट तो फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर में भी स्प्रेड हो गया धीरे धीरे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है। अब देखिए, और इसकी बात की गई है इन कॉन्ट्रास्ट द कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस, तो पैंडेमिक स्प्रेड है ये, ठीक है। फर्स्ट इट इम्पैक्ट केम बाय सप्लाई शॉक एज चाइना सेंटर्ड सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये पैंडेमिक जो हेल्थ से जनरेट हुआ है, हेल्थ पैंडेमिक है ये, ठीक है। और धीरे धीरे ये सप्लाई और डिमांड, जो सप्लाई सेंटर्ड कौन है पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो चाइना है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। तो ये सप्लाई सेंटर्ड है पूरे वर्ल्ड का, तो इसका भी डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि डिमांड ही कम हो गई तो सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिली। फिर रूट ऑफ ट्रांसमिशन की यहाँ पे बात की गई, कैसे ट्रांसमिशन हुआ ये कि फाइनेंशियल टू रियल इकोनॉमी, ठीक है। कि अगर फाइनेंस कम होते जाएगा तो धीरे धीरे हर एक सेक्टर पे हमें उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए, और इन कॉन्ट्रास्ट कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया गया कि बीट द पेंडेमिक एंड दैट सोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम साइंस, ठीक है। यहाँ पे बीट करने के लिए इसका सोल्यूशन साइंस से लेके आना पड़ेगा। ओनली व्हेन देयर इज अ पब्लिक कॉन्फिडेंस दैट इंसिडेंस ऑफ द पेंडेमिक हैज बीन ब्रॉट डाउन टू लो लेवल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा तभी चीज़ें बैक टू दी नॉर्मल आ पाएंगी, कि हाँ चीज़ें सही हो सकती है, बैक टू दी नॉर्मल आ सकती है, ठीक है। अब देखिए, जस्ट लाइक 2008 गवर्नमेंट आर कमिंग विदाउट फिजिकल स्टिमुलस पैकेज, ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक विद मॉनिटरी स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। जैसे कि 2008 में भी हमने देखा था कि फिजिकल स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए गए थे सेंट्रल बैंक विद द मनी मॉनिटरी स्टिमुलस पैकेजेस, ठीक, कि पैसे इन्फ्यूज़ किए जा रहे थे। जैसे आज के टाइम पे हमने देखा है कि कैसे अलग अलग मॉनिटरी पैकेजेस लाए जा रहे हैं। अभी हमने देखा 20 लाख करोड़ का मॉनिटरी पैकेज लाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेप्स लिए गए थे उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखी गई है। और देखिए, अभी सेकंड डिफरेंस ये बताया गया है बिटवीन द टू कि नो कंट्री वॉज सेफ अंटिल यूएसए वॉज सेफ, ठीक है। कि जब तक यूएसए सेफ नहीं था तब तक कोई भी कंट्री वर्ल्ड में सेफ नहीं था। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो जनरेट हुआ तो यूएसए में ही जनरेट हुआ था, और अगर यूएसए ठीक हो जाता तो पूरा वर्ल्ड बैक टू दी नॉर्मल आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कोरोना जो फाइनेंशियल क्राइसिस, इसमें सिचुएशन अलग है। नो कंट्री सेफ अंटिल एवरी कंट्री इज सेफ, ठीक है। हमें हर एक कंट्री में जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक चांस बना रहेगा कि ये फैल सकता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल लेके आना पड़ेगा सभी कंट्री में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नॉर्मल हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया जो सेकंड डिफरेंस की बात की गई है इसमें, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या बात बताई गई है। थर्ड डिफरेंस की बात बताई गई है। थर्ड डिफरेंस बिटवीन द टू क्राइसिस है कि एग्जांपल दिया गया है कि मिटिगेट द क्राइसिस द आरबीआई कट रेट टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी रेट कट्स देखने को मिले ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे मार्केट में, ठीक है। लेकिन वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए डिमांड भी चाहिए। जब डिमांड ही नहीं होगा तो लिक्विडिटी मेंटेन रख के आप कहाँ सप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो एक बात है। तो यहाँ पर भी वही स्टेप बताया गया कि आरबीआई ने कट किए हैं काफ़ी फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। और फिर जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें एंटर किया है ताकि आप कह सकते हो कि जो हमारा रुपये का वैल्यू है उसको स्टेबल रखा जाए, ठीक है। और देखिए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी बात बताई गई है कि ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सोल्यूशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द रियल आर इन्फोर्स, ठीक है। जो सोल्यूशन निकाला गया था जो फाइनेंशियल सेक्टर में और जो रियल इकॉनमी में, इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर आप लॉकडाउन करोगे तो इकॉनमी गिरती जाएगी, यानी कि एक को अगर आप फॉलो करोगे तो दूसरा डाउन चले जाएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करोगे तो इकॉनमी भी सपोर्ट कर रही थी, दोनों पॉजिटिवली ही चल रहे थे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले रहे हो जैसे कि लॉकडाउन लगा रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंस था, थर्ड वाला डिफरेंस था दोनों के बीच में कि कैसे कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस डिफरेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बात की गई है। देखिए, बोला गया है जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्दो इट वाज कॉल्ड ग्लोबल डिड नॉट अफेक्टेड ऑल कंट्रीज, सभी कंट्री को इसने अफेक्ट नहीं किया था, मेजर मेजर कंट्रीज को अफेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन अभी जो ये वाला क्राइसिस चल रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली सबको ही अफेक्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए, चाइना दैट केप्ट दी ग्लोबल इकोनॉमी अफ्लोट, ठीक है। इसमें बताया गया कि उस समय पे कैसे चाइना वॉज लेस अफेक्टेड इवन एज ऑल रिच कंट्रीज वर इन फाइनेंशियल मेल्टडाउन, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द लेस
एक्नॉलेज फैक्ट ऑफ 2008 क्राइसिस इज दैट इट वाज स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय द चाइना। ठीक है, चाइना ने स्टिमुलस प्रोवाइड किया था, तब जाके 2008 में बाकी कंट्रीज सस्टेन कर पाए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हमें एक लेसन ये सीखने को मिल रहा है कि वो टीचर्स अस लाइफ एनहांसिंग लेसन दैट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फोर्सफुली रिमाइंडेड अस दैट ग्रीड एंड वेरियंस विल ओनली ब्रिंग टीयर्स, जैसा कि हमने देखा हेडलाइन में। ठीक है, और कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस इज टीचिंग अस दैट फोर्स ऑफ नेचर इज बिगर देन द कंबाइंड फोर्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वही बात बताई गई है कि आपको नेचर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस थे और क्या क्या उसके उसको अभी कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। देखिए, ये बोला गया मे डे फॉर द एविएशन, तो इसमें एविएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, उसके बारे में थोड़ी बात बताई गई है कि कैसे हमारा एविएशन जो सेक्टर है वो पहले से ही डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे था। ठीक है, और अभी इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से ये तो बिल्कुल ही ख़त्म सा होने आ गया है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है इसमें पहले से मार्जिन बहुत कम रहती है, और इसके अभी जो कोरोना की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ है, लोगों का ट्रैवल बंद हुआ है, उसकी वजह से बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया ये वाला सेक्टर। तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि आप क्या पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हो ताकि थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके इस सेक्टर को। इसमें एग्जांपल दिया गया है विदेशों का, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये जो कंट्रियाँ हैं इन्होंने काफ़ी रिलीफ पैकेज दिया है अपने अपने एविएशन सेक्टर को। वैसे ही भारत को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, पहली बात बताई गई है कि मॉरिटोरियम लगा दीजिए अगले 12 महीनों तक, ताकि जो भी लोन वगैरह हैं उस पर कम इंटरेस्ट वगैरह तो ना करना पड़े, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकेगा इस सेक्टर को। सेकंड बोला गया जो वैट और ऑन दी एटीएफ है, यानी आप कह सकते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स है। ठीक है, उसको कम किया जाए ताकि कम पे करना पड़े और उनको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल सके, ताकि थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके। ठीक है, जो 0 से 30% पहले लिया जाता था उसको बोला जा रहा है कि आप 4% ही चार्ज करिए वैट। ठीक है, ये एक बात बताई गई है। और नेक्स्ट बोला गया है कि आप ये एक चीज़ कर सकते हो कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल को आप जीएसटी के तहत लाइए 12%, ताकि जीएसटी उससे एक फिक्स हो जाएगा कि ऑल ओवर इंडिया इतना ही पे करना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग चार्ज करते हैं जी, आप कह सकते हो जो वैट है वो। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल का सौदा नहीं होता था एविएशन सेक्टर के लिए। अब देखिए आगे फोर्थ ये बोला गया कि वेवर दे दीजिए, जो प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं उनकी जो रेंट्स हैं उनको वेव कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी सारे ही प्लेन्स खड़े हैं तो लेकिन उनको रेंट तो पे करना ही है। ठीक है, तो जो एयर इंडिया अथॉरिटी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जितने भी आप कह सकते हो प्लॉट्स है, जितने भी चीज़ें हैं जो रेंट गवर्नमेंट को मिलता था, आप उसको वेव कर सकते हो। फिफ्थ बात ये बताई गई है कि आप इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल सकते हो कि इसको भी एक प्रायोरिटी दी जाएगी लैंडिंग सेक्टर में, कि इसको लैंडिंग वगैरह इजीली मिल सके इस सेक्टर को। सिक्स्थ बोला गया है नो लोन्स शुड बी कंसिडर्ड एज एनपीए। ठीक है, जो भी लोन दिए गए हैं उनको भी एनपीए डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए, थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए ताकि ये रिकवर कर सकें। तो ये सब कुछ बातें बताई गई हैं जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो इस डूबते हुए हमारे एविएशन सेक्टर को। ठीक है, तो यही वाला था इस एविएशन वाले आर्टिकल में। और ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि कैसे राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच में भी बातें हुई, तो उसमें थोड़ी बहुत ये मतलब आप कह सकते हो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। जो इसके ऑथर हैं इन्होंने बाल वगैरह को लेकर बातचीत की है। ठीक है, तो ये टाइम पास आर्टिकल है, इसको आप छोड़ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल के द इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेन और एडिटोरियल सेक्शन के साथ। चलिए, शुक्रिया।